हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पर। और जैसा कि हमने दोपहर वाले वीडियो पे बताया था, सेम वही घटना घटी। पता नहीं निकोलस पूरन ने क्या सोचा, क्या समझा, और इंडिया ने ये मैच अपने नाम किया, सीरीज़ अपने नाम कर ली है इंडियन टीम ने, और एक अनअसैलेबल 3-1 की लीड ले ली है। यहाँ से इंडियन टीम अब ये सीरीज़ नहीं हार सकती। और अगला मैच जो भी होगा, या तो वो इंडिया 4-1 से वो सीरीज़ जीतेगी या फिर 3-2 से जीतेगी, लेकिन सीरीज़ इंडिया यहाँ पे जीत चुकी है और इंडिया ने अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जैसा कि मैंने आपको दोपहर वाले वीडियो में बताया था कि ये ऐसी पिच है जहाँ पर टॉस जीतने के बाद आपको बैटिंग करनी है, और बैटिंग करने के बाद आपका जो एवरेज स्कोर होता है वो 160 टू 170 होता है, लेकिन आपको यहाँ पे 190 टू 200 रन स्कोर करने होते हैं। और सेकेंड इनिंग में 50 से 60 रनों का मार्जिन जो होता है वो घट जाता है, और सेकेंड इनिंग की जो एवरेज स्कोर होती है वो 120-130 होती है। सेम एग्जैक्टली वही रन बने। 190 इंडिया ने किए, 130 के आसपास वेस्ट इंडीज़ ने किया, और इंडिया ने ऑलमोस्ट 65 से 70 रनों के बीच में ये मैच जीती और सीरीज़ को अपने नाम किया। चलिए एक एक चीज़ का हम आपको डिस्कशन देते हैं कि कहाँ पर क्या गलतियाँ हुई है या कहाँ पर क्या चूक हुई है। सबसे पहले तो जब टॉस जीता तो निकोलस पूरन ने वहाँ पर डिसीजन रॉन्ग लिया। पता नहीं टीम मैनेजमेंट कौन क्या सोचता है, कैसा डिसीजन लेता है। आपके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और उसके अगेंस्ट पे आप जाते हो और वहाँ पर अपनी टीम को पूरी लुटिया डुबो देते हो। निकोलस पूरन मुझे कैप्टेंसी मटेरियल नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक जैसे जेसन होल्डर जैसा प्लेयर आपका कैप्टेंसी मटेरियल दिखता है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। यहाँ पे निकोलस पूरन की रेस्पॉन्सिबिलिटी ही मुझे नज़र नहीं आती है कि हाँ वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेल रहे हैं या एक टास्क के तहत खेल रहे हैं। इसके विपरीत इंडिया ने ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया। सभी प्लेयर्स ने, ऐसा किसी ने धुआंधार परफॉर्मेंस नहीं दिया, सभी ने अपना 30 रन का 40 रन का योगदान दिया और इंडिया को एक अच्छे टोटल की ओर ले गई 190 के आसपास। इंडिया की जो ओपनिंग स्टैंड थी वो ज़बरदस्त थी 53 रनों की, जिसमें रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने दोनों ने एक अच्छी इनिंग खेली। दोनों 170 और 170 और 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे और एक समय पे टीम इंडिया का टोटल 53 के करीब चला गया था और 10 के आसपास का नेट रन रेट था। रोहित शर्मा ने 33 रन बनाए आपके, और मात्र 16 बॉल खेला उन्होंने, 2 चौके और 3 छक्का उन्होंने हासिल किया। लेकिन अकील हुसैन की एक ज़बरदस्त गेंद से में चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड हो गए। अकील हुसैन, मैंने आपको बहुत पहले से एक बोलता आ रहा हूँ कि ये एक मुझे परिपूर्ण बॉलर नज़र आ रहा है। एक ऐसा बॉलर जो कि किसी और टीम में होता तो एक सुपरस्टार बन चुका होता, और एक बहुत ही कम एज पे एक टैलेंटेड प्लेयर टीम में शामिल होता। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की दुर्भाग्य है कि उनको और कोई साथ देने वाला कोई भी प्लेयर नहीं है जो उनको बैक कर सके, जो उनको टीम को लेकर चल सके और दूसरी टीम पर उतना ही गति से दबाव बना सके। ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद स्काई ने 24 रनों की पारी खेली, 14 रन उन्होंने बनाए, 1 चौका और उस पर 2 छक्के, 170 के प्लस के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे थे एक समय पे। और अल्जारी जोसेफ के जिनको लास्ट मैच में स्काई ने बहुत ही बेहतरीन छक्के मारे थे, उन्होंने ही अपना इस मैच में बदला लिया और विकेट के ठीक सामने उनको करार पाया और LBW वो प्लम हुए वहाँ पे। अंपायर ने देखते ही उनको आउट का डिसीजन दिया था, जो कि अच्छा डिसीजन था, वो आउट थे भी। तो इसके साथ स्काई भी यहाँ पर आउट होते हैं और इंडिया का टोटल हो जाता है 61 रन, तो 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद आपके दीपक हुड्डा और पंत आमने सामने होते हैं, जिन्होंने सूझबूझ करके पारी खेली और टीम का टोटल 61 से 108 ले गए। हुड्डा रन बॉल इनिंग खेल रहे थे, 20 बॉल पे शायद वो 21 रन के आसपास उन्होंने इनिंग खेली। 1-2 चौके भी उन्होंने बहुत अच्छे मारे, अच्छे लग रहे थे। एक बेस और एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था। ऑलमोस्ट 10 ओवर में 84-90 के आसपास टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका था, और जैसे ही वो स्टार्ट एक्सेलरेट करने ही वाले थे कि अल्जारी जोसेफ की ही बॉल पे शायद आपके बॉल वहाँ पे जो थी वो बहुत ही स्लो आ रही थी पिच पे, तो जो वो हिट करने गए तो बॉल इतना देर रुक करके आया जैसा लग रहा था कि स्पिनर ने बॉलिंग किया है, और वो बैट पे टच हुआ और सामने वो कैच आउट पाए गए। तो बॉल बहुत रुक कर आ रहा था, फंस कर आ रहा था। स्ट्रोक खेलना इतना आसान नहीं हो रहा था जब बॉल पुराना हो गया था। नए में आप स्ट्रोक खेल सक रहे थे, तो बॉल जब पुराना हुआ तो फिर स्ट्रोक प्ले बहुत कम हो गए और स्ट्रोक खेलना उतना आसान नहीं था। वहाँ पर ऋषभ पंत ने
एक अच्छी इनिंग खेली और 44 रन बनाए 31 बॉल्स पर। 6 चौके उन्होंने शामिल किए अपने इनिंग में जड़े। संजू सैमसन ने भी अच्छी इनिंग खेली 30 रनों की 23 बॉल पर 2 चौके और 1 छक्के के साथ 130 के स्ट्राइक रेट से। कार्तिक फेल हुए आज। अक्षर पटेल ने जो इनिंग खेली वो डिसाइसिव इनिंग थी, जो आपको 160 के बजे 170 के बदले 190 पे ले गई। 8 गेंदों पर उन्होंने 20 रन मारा और कमाल के 2 छक्के मारे उन्होंने। लास्ट ओवर इंडिया मुझे लगता है कि थोड़ा सा उन्होंने कम जस्टिफाई किया, मतलब 180 182 के आसपास इंडियन टीम पहुंच गई थी। लास्ट ओवर में शायद 8 या 9 ही रन बन सके, जिसमें एक बाउंड्री भी शामिल है, और इंडिया 200 का रन पार नहीं कर पाई। एबेड मकवाई जिन्होंने 2-3 T20 में तहलका मचा रखा था, आज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर और एक्सपेंसिव स्पेल के साथ वापस गए। 4 ओवर में उन्होंने 66 रन दिया, जो कि उनके रिकॉर्ड्स को जस्टिफाई नहीं करता है, और उनके जो परफॉर्मेंस है लास्ट प्रीवियस मैचेस का वो जस्ट बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। और किसी भी बॉलर ने अकील हुसैन को छोड़ करके कोई भी धमाकेदार बॉलिंग नहीं कर सका। अकील हुसैन ने 4 ओवर में 28 रन दे करके 1 विकेट निकाला। इसके बाद डोमिनिक ड्रेक्स बॉलिंग करने आए, 4 ओवर में 31 रन उन्होंने दिए थे। आपके मैकवाई ने 4 ओवर 66 रन, जोसेफ अल्जारी जोसेफ ने 4 ओवर में 29 रन दे करके 1-2 विकेट निकाले थे, और आपके होल्डर 4 ओवर में 33 रन उन्होंने मारा। तो सॉरी 4 ओवर में 33 रन उन्होंने दिए। इंडिया की जो पार्टनरशिप थी वो फर्स्ट विकेट 53, सेकंड विकेट 61 पर आउट हुई, थर्ड विकेट आपके 108 रनों पर दीपक हुड्डा आउट होकर के चले गए, 146 पर आपके संजू सैमसन आउट हुए, फिर कार्तिक आउट हुए आपके 164 पर, और लास्ट में संजू सैमसन और अक्षर पटेल ने इनिंग को 164 से 191 तक लेकर के गए। और जैसा कि मैंने अपनी दोपहर वाली वीडियो में बताया था कि आवेज खान इस 2 मैचों में बहुत पिटे। बहुत लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया कि ही डजंट बिलोंग टू दिस टीम, दैट, बट मैंने यही आपसे कहा कि मुझे आवेज खान की जो गलती लग रही है वो ये लग रही है कि उनको क्लियर कट प्लान दे करके नहीं भेजा गया है कि वो उनको क्या करना है। या तो वो विकेट टेकिंग पे जाएं या तो फिर वो स्टॉक बॉलर बने। और आज मुझे जो लगा कि मैनेजमेंट ने उनको बैकअप किया, सेम उनको मैनेजमेंट ने यही बताया कि हम आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन पे जाते हैं, तो आज उनको पूरा मौका मिला और ऐसा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया कि वो 199 बनाने के बाद भी इंडिया उन्हीं को मैन ऑफ द मैच मिली। जबकि जनरली होता क्या कि कोई टीम अगर 200 रन बनाती है तो बैट्समैन को मैन ऑफ द मैच मिला जाता है, बट इंडिया की यहाँ पे जो जितने भी बैट्समैन थे कोई किसी ने भी अच्छा नहीं खेला, कि एक आउटस्टैंडिंग इनिंग नहीं खेली, सभी ने कलेक्टिव परफॉर्मेंस दिया 30-40 30-40 20 इस टाइप से। तो वहां पर अवेश खान ने जिन्होंने 4 ओवर फेंके और स्टार्टिंग में ही वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी, 4 ओवर में 17 रन दिए और 2 विकेट निकाले। दोनों महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने निकाले थे आपके। एक तो क्या बोलते हैं, एक आपके ब्रैंडन किंग के थे जिनको उन्होंने कॉट एंड बोल्ड किया था, और दूसरा वो भी सेम जैसा दीपक हुड्डा बॉल फंस कर आ रही थी वैसे ही उनके साथ भी हुआ कि वो बॉल रुकी और फंस कर आई और वो सामने कैच दे बैठे और कैच लपक लिया गया उनका। इसके बाद नेक्स्ट डेवन थॉमस आए जिन्होंने स्ट्राइक करने के चक्कर में सीधा बल्ला खेल बैठे और हवा में कैच उठा, और वहां पर दीपक हुड्डा ने कैच को मुकम्मल किया और उनकी पारी वहीं पे समाप्त को घोषित की गई। उसके बाद निकोलस पूरन आते हैं जिन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ इनिंग खेली और 24 रन उन्होंने बनाए। वो 24 रन जब बनाए थे तब इंग्लैंड वेस्टइंडीज़ का जो स्कोर था वो 6 ओवर में लगभग 60 रन पर वो पहुंच चुके थे। मतलब वेस्टइंडीज को स्टार्ट मिल चुकी थी, बट निकोलस पूरन अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हुए और अपनी इनिंग को बीच मझधार में छोड़ करके, अपने कैप्टनसी को बीच मझधार छोड़ करके, अपनी टीम को बीच मझधार छोड़ करके चले जाते हैं। बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल और बिल्कुल पैथेटिक मैनेजमेंट है ये। मतलब मुझे समझ में नहीं आता वेस्टइंडीज की कोचिंग टीम कर क्या रही है। वो अपनी टीम को ये भी नहीं बता सकती है कि आपको क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं पिछले बहुत समय से देखते आ रहा हूं कि कोचेस चेंज हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बट कोई भी इनको बेसिक नहीं बता रहा है कि आपको करना क्या है। जैसे इंडियन टीम्स होती है या कोई भी वर्ल्ड क्रिकेट की टीम होती है तो वो बेसिक ग्राउंड लेवल पे ही सुधर जाती है कि आपको कैसा इनिंग बिल्डअप करना होता है। बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि आइए मारिए और जाइए। मतलब मैं सभी का बैट्समैन को देख रहा हूं, वेस्टइंडीज एक समय पे 80-90 रन पर 5-6 विकेट खो चुकी थी और ओवर्स बहुत पड़े हुए थे। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं होता है कि हाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और मैं यहां पर
टिकने आया हूं और मैं टिकूंगा तभी मैच जीतूंगा। उसके बाद आपके सेम वही हुआ, आपके रोहमन पावल ने 24 रन, सिमरन हेटमायर 19-20 रन बनाकर चले गए, होल्डर 12-13 रन, अकील हुसैन 9 रन। कहीं पे भी पार्टनरशिप लगी ही नहीं। 18 पे 1, 22 पे 2, 49 पे 3, 64 पे 4, 82 पे 5, 101 पे 6, 116 पे 7, 128 पे 8, 132 पे आपकी पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। भुवी यहां पर थोड़ा सा महंगे साबित हुए, बट ये चलता है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। 3 ओवर में 21 रन, मैं इसको बिल्कुल महंगा नहीं मानूंगा। एनी गिवन डे इफ यू आर बॉलिंग विद 3 for 21, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड एब्सोल्युटली फाइन। आवेज खान वाज आउटस्टैंडिंग बॉलर टुडे। बहुत लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया कि उनकी क्रिकेट खत्म है, उनको अभी बैठना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। बहुत वो उसका फर्स्ट अवे टूर है। हर अवे टूर में आदमी उतना मैच्योर के साथ बॉलिंग नहीं कर सकता, आपको ये समझना होगा, आपको मार्जिन देना होगा। आज उसने बेहतर अपनी लाइन लेंथ को पकड़ी, शुरू से वो अटैकिंग पे गए और उन्होंने ये दिखाया भी। और अपने जो अपने मैन ऑफ द मैच जब अवार्ड कलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने ये भी बोला कि मुझे टीम मैनेजमेंट ने बैक किया, मुझे उन्होंने यही बोला और यही समझाया कि वी आर बैकिंग यू, बाउंस बैक एंड शो व्हाट पोटेंशियल यू हैव, एंड ही हैज डिलीवर्ड इट बिकॉज टीम मैनेजमेंट हैज बैक्ड हिम। तो यहां पर आपको बैक करना पड़ता है कि हाँ, अगर आप किसी को प्लेयर को बैक कर रहे हो, किसी को बना रहे हो, तो कंप्लीट बैक करिए। आई एम वेरी हैप्पी विद अवेज खान परफॉर्मेंस, और सभी लोगों ने उनको डाउन एंड आउट कर दिया था। बस वो भागता ऐसा है, वो आड़ा तिरछा होता है, ये होता है, वो बस यही करके वो इस टीम में पहुंचा था। वो अचानक से आड़ा तिरछा नहीं हुआ, वो उसकी लाइन लेंथ ही ऐसी है, उसकी वही है ऐसी है। सो आपको समय दे करके मौका देना होगा, तभी वो परफॉर्मर होता है। आज मैन ऑफ द मैच मिला उसे, सभी हैप्पी हैं। मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा बधाई कि उन्होंने उसको बैक किया एंड ही हैज़ डिलीवर्ड इट। उसके बाद रवि बिश्नोई ने भी 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल अगेन विद द बैट एंड विद द बॉल, थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, वो 4 ओवर में 48 रन उन्होंने दिया, लेकिन 2 विकेट उन्होंने बीच में क्रुशल में निकाला और वेस्ट इंडीज की कमर ही तोड़ के रख दी थी। उसके बाद अर्शदीप सिंह, द मोस्ट टैलेंटेड इंडियन बॉलर राइट नाउ, 3 विकेट निकालता है। और स्पेशली जो डोमिनिक ड्रेक्स को उसने बोल्ड मारा था यॉर्कर में, वो जबरदस्त बॉल थी। उस पर कोई भी आपका जो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है वो उस पर आउट हो सकता है, इतनी खतरनाक बॉलिंग कर रहा है आपका ये अर्शदीप। 3 ओवर में 12 रन और 3 विकेट। चौथा ओवर वो कर ही रहा था, लास्ट विकेट उसी ने लिया। उसके बाद दीपक हुड्डा ने भी अपने रोल्ड हिज आर्म, 1 ओवर किया और 4 रन उन्होंने दिया। तो ये कलेक्टिव परफॉर्मेंस था, कलेक्टिव परफॉर्मेंस के वजह से आप ये बड़ी जीत हासिल कर पाए। यहाँ पर सभी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की। वेस्ट इंडीज़ को इंडियन टीम से यही सीखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, कोई भी ये नहीं चाह रहा है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ या फिर मैं अंत तक जाऊँगा या मैं पूरी टीम को लेकर के चलूँगा। कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही रही हैं, और मतलब कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ एक प्लान के तहत खेल रहा है, या तो ऐसा लग रहा है कि प्लान ही नहीं मिला है, और प्लान मिला है तो हम उस पर नहीं जाएंगे। तो निकोलस पूरन यहाँ पे बिल्कुल फेल होते हुए आ रहे हैं, और उनको ये सब प्लेयर्स सिर्फ मुझे आईपीएल तक ही अच्छे लगते हैं। यार देश के लिए खेलना सीखो आप। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, लेकिन फिर भी आप कंट्री मैन होकर खेले। तो ये सारा कुछ चलता रहेगा। ऑलमोस्ट आज 1-1:30 बज गए हैं फ्रेंड्स, नींद भी बहुत है आ रही है, लेकिन ये आपका प्यार ही है कि मैं आज लाइव शो कर रहा हूँ और आप लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि ये जो मैच के बाद जो एनालिसिस होता है ना, वो आपका प्योर मैच को देखते हुए निकलता है कि क्या रहा क्या नहीं रहा, क्या गलतियाँ हुई क्या नहीं हुई। मैच को जो देख रहा है, जो एनालाइज कर रहा है ना, उसको समझ में आती है सारी चीज़ें। चेंज ऑफ पेस इस पिच पर बहुत ज़बरदस्त थी, अवेश खान की, अल्जारी जोसेफ की, जिसने भी चेंज ऑफ द पेस किया है उसको सफलता मिली ही है इस पिच पे, वेदर ही इज ए स्पिनर और ए मीडियम पेसर। तो इसके साथ 5वां और अंतिम
T20 आपका फ्लोरिडा इसी मैच पर, इसी मैदान पर खेले जाने वाला है। और टीम मैनेजमेंट ने, रोहित शर्मा ने स्पेशली यहाँ पर 2-3 चेंजेस किए। एक तो रवि बिश्नोई को वो लेकर के, सॉरी आपके संजू सैमसन को वो लेकर के आए, अय्यर को उन्होंने ड्रॉप किया। हार्दिक पांड्या यहाँ पर नहीं, टीम के साथ टीम में नहीं थे, और उनकी जगह पर रवि बिश्नोई को लेकर के आए वो, सॉरी रवि बिश्नोई नहीं, अक्षर पटेल को लेकर के आए वो। तो ये सारी चेंजेस थी टीम में। आपके अश्विन नहीं खेले आज का मैच। तो कुल मिलाकर के टीम मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, और सभी को वो बैक कर रहे हैं। जो आपके हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक बोलते हुए आ रहे हैं कि ये टीम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है, और सभी को ऐसा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंस ऑफ एहसास आ रहा है कि हम इस टीम से बिलोंग करते हैं, तभी सभी लोग अपना खुल करके परफॉर्म कर पा रहे हैं। किसी को ड्रॉप होने का डर नहीं है, किसी को कुछ भी खतरा नहीं है कि हाँ मैं बैड परफॉर्मेंस दूंगा तो मैं टीम से आउट हो जाऊंगा। श्रेयस अय्यर का भी मेरे को लग रहा है कि हिज टाइम इज रनिंग आउट नाउ। जितने मौके मिलने थे, जो मिलना था, जो कर सकती थी मैनेजमेंट, उन्होंने किया। मैंने अपने दोपहर की वीडियो में भी बोला कि ऐसा लग रहा है कि वो खेलना नहीं चाहते हैं, टीम मैनेजमेंट जबरदस्ती खिला रही है। आज उन्होंने भी अपना हाथ खींच लिया और साफ साफ एक स्टेटमेंट या मैसेज डाल दिया है कि आप अब एशिया कप के लिए सिलेक्टेड नहीं होंगे। परफॉर्मेंस आपको देना होगा बॉस। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आइदर परफॉर्म और पेरिश। अगर आप परफॉर्म करेंगे तभी आप टीम का साथ होंगे। बहुत सारे ऐसे इंडियन टीम में ऐसे प्लेयर्स भरे हुए हैं जो मौके की तलाश में हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है, और जिनको मौका मिल रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आज का आपसे विदाई लेना चाहूँगा। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पर, कुछ नए टॉपिक्स पे, कुछ नए हॉट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। मैं अगली वीडियो ये लेकर आने वाला हूँ कि MS धोनी क्या हैं, और क्यों MS धोनी की इतनी पहचान बनी, क्यों MS धोनी इतने सक्सेसफुल रहे एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, एज ए टीममेट। जो भी उनको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, क्यों उनको उस पर वो बखूबी उन्होंने साथ निभाया और सक्सेसफुल बने। अगली वीडियो मेरी MS धोनी के ऊपर ही होगी, आप लोग जरूर देखिएगा, और अपने कमेंट्स और अपने फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। आज इंडियन वुमेन्स टीम, क्रिकेट टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इंग्लैंड को उन्हीं के कंट्री पे सेमीफाइनल में हराया, और अब इंडिया फाइनल खेलेगी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के में, जो भी विजेता होगी उनके साथ, और ये गोल्ड मेडल मैच होगा। जो भी टीम जीतेगी उसको गोल्ड मेडल मिलेगी, जो हारेगी उसको सिल्वर मेडल मिलेगा। तो इंडियन टीम के लिए आज का दिन बहुत अच्छा था। दोनों विमेंस एंड वुमेन्स के लिए कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। आपकी स्मृति मंधाना का वुमेन क्रिकेट टीम की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल इनिंग 200 की स्ट्राइक रेट से खेला उन्होंने। ऑलमोस्ट वहीं पे सिंगल हैंडेडली मैच जिता दिया था उन्होंने। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से भी कुछ अच्छी पारियां आई और मैच को बहुत क्लोज लेकर के गए, और सिर्फ 4 रनों से इंडियन टीम ये मैच जीत सकी। लेकिन जीत होती है, उसको सलाम है। और इंडियन टीम दुआ है कि वो फाइनल में फाइनल भी जीते और गोल्ड जीत करके कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि फर्स्ट टाइम क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ पर गोल्ड लेकर के जीते, और देश का ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट पे भी उनका नाम बढ़ा है कि इंडियन क्रिकेट टीम अब एक अलग मुकाम पर और एक अलग लेवल पर जा रही है। तो इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।